इसको टच करने के बाद ये दो चीज़ें, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज का पेज खुलेगा। उसमें एक 21-22 लिखा है, एक 23-24 लिखा है। ये इस तरीके से हमें 2022-23 के लिए फॉर्म भरना है। तो 2022-23 नहीं, 2023-24 में अप्लाई करेंगे, उसको टच करेंगे और ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आवश्यक निर्देश लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसको भरा जाएगा। और इधर भी इसी तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, चेक योर फॉर्म, हमें इससे ज़्यादा नहीं देखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा योजना है, इस बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें टोटल जो स्टेप हैं वो 5 स्टेप हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का करना है आपको। दूसरे में डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि जो डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, प्रधान का मोबाइल नंबर और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर उसमें होंगे। और वो प्रिंट आउट निकलने के बाद, ये सब करने के बाद उसको स्टेप 3 में अपलोड किया जाएगा, स्कूल सर्टिफिकेट में अपलोड किया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो होगा बच्चे का, उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर साइन। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि स्कूल सर्टिफिकेट जो अपलोड होगा वो 90 KB से 150 KB तक JPG फॉर्म में अपलोड होगा। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट में, इसी तरीके से आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में, इन तीनों का 90 से 150 KB JPG फॉर्म में अपलोड होगा। उसके बाद फ़ोटो 30 KB तक अपलोड माना जाएगा। और सिग्नेचर जो होंगे बच्चे के वो 25 KB तक अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट स्टेप 4 में डाउनलोड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा जो बच्चे का होगा। अगर बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा। अगर फ्रीडम फाइटर से संबंध रखता है उसका यहाँ अपलोड होगा। इन सब करने के बाद फिर फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकलेगा यहाँ से। तो ये जो प्रोसेस है वो आपने समझ ली किस तरीके से काम होगा। और आवश्यक जो निर्देश हैं एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें दिए गए हैं। ये देखिए खुलकर आ गया है। सबसे पहला है कि इस परीक्षा में वे ही छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 21-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है, यानी ये 50% अंकों के साथ इन्होंने परीक्षा पास की होगी। और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको 55% अंकों के साथ में कक्षा 7 उत्तीर्ण करनी होगी, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 23-24 में आवेदन कर सकते हैं।
कहने का मतलब है कि जो बच्चे अभी वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वही इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये से अधिक ना हो। चौथा जो पॉइंट है, कि परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। जो जनपद स्तर पर जो केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ पेपर लिया जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर कर दी गई है, जो पहले 24 सितंबर तक थी। दूसरा, 6वें नंबर पर 6 नवंबर को परीक्षा की तिथि रखी गई है। लगभग 1 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी। दूसरा, 7वें नंबर पर जो पॉइंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। कहने का है, जो अगर SC और ST से संबंध रखते हैं, OBC से संबंध रखते हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको सामान्य श्रेणी में गिन लिया जाएगा। और भी निर्देश अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 21-22 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम, यही बात जो ऊपर दी गई है वही बात लिखी हुई है, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय पढ़ रहे हों, इसमें भी वही बात है। दूसरे नंबर पर जवाहर, ये जरूरी बात है, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये गौर करने वाली बात है। जो बच्चे जो है नवोदय में पढ़ रहे हैं, पहले से केंद्रीय विद्यालय में हैं, सैनिक स्कूल में हैं, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये जरूरी बात है। तीसरा जो पॉइंट है, इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarships.gov.in नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। पोर्टल निर्धारित तिथि के लिए खुलता है। उस दौरान पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा डाटा अपलोड न किए जाने पर स्वयं जिम्मेदार होगा। भविष्य में छात्रवृत्ति हेतु कोई क्लेम आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दे होती है। किन किन को छात्रवृत्ति दे होगी ये समझ लीजिए। कक्षा 9 से 12 राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय, सैनिक एवं आवासीय विद्यालयों को छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत हों। नंबर 2, छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक और SC ST के 5% की छूट है। OBC के लिए भी है, OBC के लिए नहीं है, केवल SC ST के लिए है। तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 9 व 11 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% होना आवश्यक है। SC और ST के लिए 5% की इसमें भी छूट रहेगी, यानी 55% होना चाहिए।
नंबर 3 पॉइंट, प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। मतलब प्रत्येक वर्ष इनको उत्तीर्ण होने का प्रमाण इस पोर्टल पर आपको देना होगा। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। यानी आप पहले से किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं छात्रवृत्ति से संबंधित, तो आपको दोबारा से छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से चौथा है, सफल फ्रेश और नवीनीकरण हेतु परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध कराना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश भी यहाँ दिए गए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ आप देखिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास जब पेपर देने जाएंगे तो उस समय इस चीज़ को ध्यान रखें, डाउनलोड करके उसके प्रति अपने पास रख लें। परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व, परीक्षा केंद्र पर उपस्थित आधा घंटे पूर्व, जो परीक्षा का समय है उससे आधा घंटा पूर्व ही वहाँ उपस्थित होना है। कैलकुलेटर, गणितीय टेबल, अन्य किसी प्रकार का रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर न जाएं। चौथा है पॉइंट जो सिलेबस से संबंधित है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, उसके 90 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। दूसरा है 90 बहुविकल्पीय प्रश्न शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के रहेंगे, जिसमें 35 विज्ञान के रहेंगे, 35 सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के रहेंगे। सबसे मुख्य चीज़ है इनका जो समय है वो प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अगर वो बच्चा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी के लिए 120 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा। द्वितीय भाग के लिए भी 90 मिनट है, 1.5 घंटा दोनों भाग के लिए, टोटल 3 घंटे आपको समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। उत्तर पत्र और प्रश्न पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। उत्तर देने के लिए केवल नीली और काली बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। उत्तर को प्रश्न पत्र के दिशा निर्देशानुसार ही अंकित करना है। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 अक्टूबर दी गई है। 6 नवंबर परीक्षा का जो समय है वो 6 नवंबर 2022 को रहेगा, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। और जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अभ्यर्थी हैं उनका भी समय 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा। मतलब कहने का इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आधा घंटे का समय मिला हुआ है एक्स्ट्रा इनको। और जो अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र के साथ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र, SC ST और OBC स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति वर्ग के अभ्यर्थी अपने जाति प्रमाण पत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी अपने आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं, तो उन्हें इस परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थी की भांति ही माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है। शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति के द्वारा
निर्गत हुआ होना चाहिए, जिसमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो। यह प्रमाण पत्र जनपद के सीएमओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर देना है और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जहाँ पर ये लिखा है मैं सहमत हूँ इन सारी चीज़ों से, तो यस का टिक लगाएंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने खुल गया, जो पहला स्टेप है। उसमें सबसे पहले मुख्य चीज़ है, कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। इसको हिंदी में नहीं भरना है, कैपिटल लेटर में ही भरना है, ये विशेष बात है। सबसे पहले जो अभ्यर्थी का नाम आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप जो अपने विद्यालय से टीसी के माध्यम से देख सकते हैं, जो टीसी में दी गई होगी उनकी जन्मतिथि शब्दों में आपको लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश में लिख देना। पिताजी का नाम यहाँ होगा, माताजी का नाम होगा, अगर बच्ची है तो फीमेल और बच्चा है तो मेल आपको टिक करना है। अभ्यर्थी का निवास स्थान ग्रामीण है कि अर्बन है। उसके बाद आप जाति से संबंधित यहाँ पर क्रमांक लिखेंगे और उस जाति प्रमाण पत्र का जारी दिनांक, जिस डेट में जारी हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त बच्चा है तो उसको हाँ या ना के हिसाब से यहाँ भरना है। उसका जो प्रमाण पत्र है उसी तरीके से भर दिया जाएगा, यहाँ क्रमांक डाल दिया जाएगा और जिस दिन वो डेट में जारी हुआ वो यहाँ डाल दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, विकल्प का चयन हाँ नहीं है तो नहीं, हाँ है तो यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ लिखना है, उसकी जारी डेट यहाँ लिखनी है। पत्र व्यवहार जहाँ वो रहता है बच्चा, जिला जिस जगह कौन सा जिला है उसका पिन कोड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको फिर से वो सबमिट नहीं होगा और आपको भरना ही होगा वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, विद्यालय का पता लिखा जाएगा, उस विद्यालय किस ज़िले में उसका पिन कोड, संस्था का प्रकार जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, किस प्रकार की संस्था है, प्राइवेट है, सरकारी है, उसको यहाँ पे टिक करना है। आप देख सकते हैं राजकीय स्थानीय निकाय जो परिषदीय विद्यालय हैं उनको यहाँ पे टिक करना होगा और जो राजकीय हैं अशासकीय प्राप्त हैं उनको इस कॉलम के हिसाब से भर देना है। उसके बाद नंबर आएगा आपका आय संबंधी, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे भरना है। जो माता पिता की जो वार्षिक आय है उसको 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो यहाँ भरा जाएगा। उसका क्रमांक यहाँ भरा जाएगा, प्रमाण पत्र जारी दिनांक यहाँ लिखा जाएगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी किस प्रकार का आप चाहते हैं वो यहाँ पे विकल्प आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, उसके भाई बहन कितने हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे। पिता का व्यवसाय क्या है वो आप लिखेंगे, इसमें लिखे हुए आ रहे हैं पहले से, आप चूज कर सकते हैं इनमें से। उसके बाद उनकी शैक्षिक योग्यता ये सब लिखी हुई आ रही हैं, उसमें से आप जो भी योग्यता होगी उसको भर दिया जाएगा। इसी तरीके से माता का व्यवसाय भर दिया जाएगा और उनकी शैक्षिक योग्यता यहाँ भर दिया जाएगा। सारी डिटेल चेक करने के बाद एक बार फिर से आप देख लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और जो फाइनल सबमिट लिखा हुआ है
फाइनल सबमिट लिखा हुआ है उसको वहाँ टच कर देंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका।